चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बजट से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट आपके लिए कितना फायदेमंद है, कहां कहां पर कमियां, कहां कहां पर खामियां रह गई। एमएसएमई सेक्टर के लिए हम बात कर रहे थे कि कहां पर सरकार ने ज्यादा तवज्जो दी है और एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सीधा मैं रुक कर लेती हूँ अमरिंदर तिवारी जी का। अमरिंदर जी, क्योंकि हम मध्यम वर्ग की जब बात करते हैं, टैक्स स्लैब में जाहिर तौर पे छूट दी गई है, एक बड़ी राहत इसे कही जा सकती है मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, छोटे मझोले व्यापारियों के लिए। लेकिन अब ऐसे में जो एमएसएमई सेक्टर हैं उनको बेहतर करने के लिए सरकार कह रही है आप लोन लीजिए, लोन भी हम कम ब्याज दर पर देंगे। 1% की जो छूट दी गई है, ये कितनी बड़ी राहत है। देखिए, ब्याज देना हर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। वो कीमत तो चुकाना चाहता है, लेकिन चाहता है ब्याज कम से कम देना पड़े। इसमें छूट दी गई है, ये राहत कितनी है? देखिए, जो एमएसएमईज को 2 लाख करोड़ का लोन की फंड दी गई है, एक तो वो अचीवमेंट है। ऊपर से उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो एमएसएमई पे लगते थे उसमें 1% का डिस्काउंट किया है कि 1% कम इंटरेस्ट रेट लगेंगे अब एमएसएमई लोन पे। लेकिन उसमें जो सरकार और बेहतर कर सकती थी वो कि जो एमएसएमई के लोन सैंक्शनिंग का जो है उसको ऑटोमेट कर सकती थी। हाँ। कि उसको और बेहतर बना सकती थी। जैसे इन्होंने सर ने बताया कि जो बैंक्स की तरफ से प्रॉब्लम आती थी एमएसएमई लोन, अगर आज के डेट में आप एमएसएमई लोन लेने जाएं तो यहाँ तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स दे देती है, बट लोग उसको अवेल नहीं कर पाते क्योंकि बैंक के साइड से काफी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है या फॉर्मेलिटीज की प्रॉब्लम आती है। सरकार को इसको और बेहतर बनाने के लिए और इंडिविजुअल्स तक और यूजर्स तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा बैंकिंग और डॉक्यूमेंटेशन में ऑटोमेशन करने की जरूरत है। कि आप मोस्टली चीजें ऑनलाइन या थ्रू किसी पोर्टल के आप अपना लोन वो करें, अप्लाई करें और वो बैंक आपको अवेल हो जाए। वहाँ पे लोगों को वो सुविधा मिल नहीं पाती। गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम्स तो दे देती है, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम्स तो दे देती है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। कहाँ पे दिक्कतें आती है जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता शाहरुख का, जो कि फिक्की से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहरुख, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और जो व्यापारी वर्ग है खासतौर पे, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? तो देवेंद्र नारंग हमारे साथ हैं। सर, यूनियन बजट 2023 का आ चुका है, क्या समझते हैं, मतलब किस तरह से इस बजट को देखते हैं सर? देखिए, मैं तो इसको बड़ा प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, ग्रोथ ओरिएंटेड, कंजम्पशन लेड बजट देख रहा हूँ। और मेरे को बड़ी खुशी है, आप देख रहे हैं मेरे चेहरे से, कि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इतने अच्छे इन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं और इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। रेलवेज में 2 लाख करोड़ का इन्होंने बजट दिया है, 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं, एआई के ऊपर उन्होंने करा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को टच कराया है, इनकम टैक्स स्लैब्स में रैशनलाइज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा बजट है। सर, मतलब पिछले बजट की अगर बात करी जाए, पिछले साल की, ये बजट कितना अलग है पिछले साल के बजट से? देखिए, अलग है। अब डायरेक्ट टैक्स में देखिए कि इन्होंने इनकम टैक्स के अब 5 स्लैब्स कर दिए हैं। 35,000 करोड़ इनकम टैक्स का लॉस गवर्नमेंट बुक करेगी। 42% जो टैक्स देते थे उनको 39, इफेक्टिवली रेट 39 हो गया है। सब लोग नई टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं। कभी ग्रीन सेक्टर को, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को इतना इंसेंटिव मिला ही नहीं था जो इस बजट में मिल गया है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो, इन्वायरमेंट की, पोल्यूशन की प्रॉब्लम इस कंट्री में कम हो, और फॉसिल फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है वो इस कंट्री या अपनी इंडिया कम करे और मूव करे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के टुवर्ड्स। अब इन्होंने स्टार्टअप्स को बड़ा अच्छा इंसेंटिव दिया है कि रूरल एरिया में जाके करें। अब 33% इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले बढ़ा दिया है। आई मीन, वो तो कभी हुआ ही नहीं हिस्टोरिकली। सर, मतलब अपोजिशन का हमेशा से ये क्लेम रहता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। मतलब कितना जनरेट कर सकती है नौकरियां की अगर बात करें इस बजट को लेके? तो देखिए, मैं आपको आंकड़े तो नहीं दे सकता कि कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट जितना मैंने अभी आपको बताया है उससे इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। अब आप देखिए, अगर लद्दाख से इलेक्ट्रिसिटी इवैक्यूएट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन लगी, हर जगह एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब जब नए सेक्टर्स आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एआई में आएंगे तो फिर जितने स्टूडेंट्स हैं वो और एआई की तरफ जाएंगे। एग्रीकल्चर में है जो रूरल में, वो चाहते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज हो। तो उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट फोकस ये कर रही है
कि जो एम्प्लॉयमेंट लोकल एरिया में मिले रादर देन वो लोग सिटीज में आ जाएं, बिकॉज सिटी ओवरक्राउड हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट हो रही उससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी जब आप और रोड बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो लॉजिकली बढ़ेगी। सर रूरल एरिया की बात करें तो किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है ये जो अभी का बजट है? देखिए ऐसा है कि आप जहां एक रिसर्च हुई थी कि जिस गांव में सड़क बन गई और बिजली आ गई उसकी जीडीपी नेक्स्ट गांव जिसमें ये फैसिलिटी नहीं बढ़ गई। तो सड़कें तो बनी रही है, हम देख ही रहे हैं, अब बिजली भी आ रही है, तो ये दो जब गांव में पहुंचेगी तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगी और गरीबी हटेगी और वो विलेज प्रोग्रेसिव हो जाएगा। जब एक विलेज की जीडीपी बढ़ेगी, कंबाइंड सारे विलेजेस की जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट तो होगी जनरेट होगी। सर बात करें इन्फ्लेशन की तो कितना मतलब महंगाई आपको लगता है कि इसके बाद घटेगी या फिर बढ़ेगी? सर देखिए महंगाई इस पे नहीं डिपेंड करती, महंगाई डिपेंड करती 2-3 चीजों में कि ऑयल की प्राइस कहाँ जाती है। अब वो तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। चाइना में डिमांड, चाइना ओपन अप, चाइना में फिर से डिमांड बढ़ गई है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा वर्ल्ड इकोनॉमी में, चाइना कितना ऑयल खरीदेगा। और अब बाकी एरियाज में से यूरोप में रिसेशन है, वहां पे डिमांड कम हो रही है, कहीं डिमांड बढ़ रही है। ऑयल विल बी ए डिटर्मिनिंग फैक्टर। अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र नानक जिनकी राय थी यूनियन बजट को लेकर 2023 के। बिल्कुल शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका, आप सीधे हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट आपने दिया और इसके साथ साथ आपने भी बताया कि आखिर व्यापारी वर्ग इसे कैसे देख रहा है, नौकरी पेशा कैसे देख रहा है और आखिर किस तरह से इस बजट को आखिर लोक लुभावना कहा जा रहा है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, एमएसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे थे, हम टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये भी है प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि पहले जब केस दायर किया जाता था टैक्स को लेकर उसमें एक लंबा वक्त लगता था उसको सॉर्ट आउट करने में, 2, 2.5 साल, 3 साल और कभी कभी तो वो लंबा भी चला जाता था। लेकिन उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस समाधान से निकलने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए 100 ऑफिसर्स की नियुक्ति करने की बात निर्मला सीतारमण ने कही है। इसे आप कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी राहत की बात? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ी राहत है जो सबके लिए फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए लीगल मैटर हमेशा हमारी इंडिया में ऐसा रहा है कि उसकी कोई परिमाप नहीं है, कभी उसकी टाइमिंग नहीं है, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं उसके लिए कि भाई कोई भी केस की एक समय सीमा नहीं होती। हाँ, ये 1 साल से शुरू हुआ वो 20 साल में खत्म होगा, 10 साल में खत्म होगा, 5 साल में खत्म होगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिल्कुल वो जिसके द्वारा जो इंसान केस करता है या किसी चीज को फायदा के लिए केस करता है वो कई बार तो वो खत्म हो जाता, मर जाता, तभी भी उसकी केस खत्म नहीं होती है। जो अगर ऐसा हो कि इसकी कोई टाइमिंग, मतलब देखो एडवोकेट अपॉइंटमेंट करना भी तो ठीक है लेकिन उसका टाइमिंग एक सेट करना बहुत जरूरी है कि भाई इस केस को हमको 2 साल में करना है, 3 साल में करना है या 5 साल में करना है। एक टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसको जजमेंट उसी हिसाब से मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात, बहुत बड़ी राहत। और टाइम, इसके साथ साथ टाइमिंग होना जरूरी है। टाइमिंग होना जरूरी है कि इतने वक्त के अंदर इसको समस्या सॉर्ट का आउट समाधान हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। इसका जो डेटा भी इसमें जो डेटा इन्होंने दिया था वो ये दिया है कि 45% रिटर्न जो थे इनकम टैक्स रिटर्न वो सेम डे प्रोसेस हुए हैं और पूरे साल में 6.5 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हुए हैं। और जो पहले 8 साल पहले 93 डेज का एवरेज प्रोसेसिंग डेज था कि रिटर्न 93 से 100 दिन के अंदर प्रोसेस होता था, उसको भी इन्होंने एवरेज प्रोसेसिंग डे घटा के 16 डेज पे लेके आ गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम होता है कि अगर आपका पैसा जो 6 महीने बाद जाके आपको मिलता था रिफंड का वो 16 दिन में आ रहा है। कई केस में ऐसा हुआ है कि सेम डे आपको रिफंड आ गए हैं, या आपने आज ITR फाइल करा, सेम डे प्रोसेस हुआ, विद इन ए वीक आपको रिफंड मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं जो रिटर्न प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है उसको काफी इन्होंने मजबूत करा है, काफी ऑटोमेट करा है। और ये वाकई बहुत राहत होती है। देखिए आम इंसान जो व्यापारी वर्ग होता है, मध्यम वर्ग का इंसान होता है और एमएसएमई सेक्टर से के साथ जुड़ा होता है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि इजीली वो काम करे, इजीली उसको पैसे मिल जाए, समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाए, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना जाना पड़े, ना अपील दायर करनी पड़े और ना ही इन सब समस्या का। विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए
एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है
पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
समृद्ध भारत हम बना के रहेंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इसी के साथ अपने संबोधन की समाप्ति की। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि इस बजट में क्या कुछ है। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल रहा